हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 5 का पार्ट 5, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जनरल मीटिंग एंड प्रोसीडिंग्स का टॉपिक। तो अब इसमें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो मीटिंग्स होती हैं वो कंपनी में होना क्यों ज़रूरी है, क्या उसकी नीड है, क्यों डेली बेसिस पे मीटिंग या कुछ भी हो सकती है, किसी भी बेसिस पे क्यों मीटिंग होना नेसेसरी है, साथ ही साथ इसकी प्रोसीडिंग्स कैसे होती है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंपनीज एक्ट का हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब अगर आपको अपनी कंपनी को बंद करना है तो कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होगा उन सब चीजों का, वो हम यहाँ कवर करने वाले हैं। और ये मेरा लास्ट वीडियो होने वाला है कंपनीज एक्ट का। ठीक है, तो देखते हैं जनरल मीटिंग एंड प्रोसीडिंग्स का टॉपिक। और इसके साथ एक चीज और मैं बताना भूल गई, एक चीज और कि हम इस वीडियो में ऑडिटर का पार्ट जो हम लोग इतनी देर से देख रहे थे कि कहीं कहीं पर आपको ऑडिटर की भी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी होती है, तो वो ऑडिटर क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जनरल मीटिंग एंड प्रोसीडिंग्स का टॉपिक। अब यहाँ पर बेसिकली बताया जाएगा कि कंपनी के अंदर मीटिंग्स होना जरूरी क्यों है। तो देखते हैं, मीटिंग्स आर अ क्रूशियल पार्ट of the management of a company as mentioned in the Companies Act 1956। तो बेसिकली ये जो मीटिंग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक कंपनी के मैनेजमेंट में। सपोज करो कि आपकी कंपनी जो है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस में काम कर रही है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को बेसिकली वहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस को बेसिकली उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक, तो अब इन सभी चीजों के बारे में अगर तुम लोग मीटिंग करोगे, क्या होगा बेसिकली, अगर कंपनी वाले इस चीजों के बारे में मीटिंग करेंगे कि कहाँ पर हमें अपनी जो भी रीच है वो बढ़ानी चाहिए, कैसे हमारा प्रोडक्ट उन सेट ऑफ लोगों के पास जाए, ये सारी चीजें आप मीटिंग में डिस्कस कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी कंपनी का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम मजबूत होगा और इससे आपकी कंपनी ग्रो करेगी। तो कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये चीज मेरे कंपनीज एक्ट 1956 में भी बताई गई है। ठीक है, उसके बाद है मीटिंग एनेबल द शेयर होल्डर्स टू नो द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी एंड अलाउ द शेयर होल्डर टू डेलिब्रेट ऑन सर्टेन इश्यूज। अब ये जो मीटिंग्स हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो आपकी कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदते हैं, बेसिकली ये जो मीटिंग्स होती हैं ये उनको वो चांस देती है, उनको वो बेसिकली पावर देती है कि वो कंपनी के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसके बारे में वो एक ओवरव्यू ले सके। और अगर उनको कहीं पर लगता है कि हाँ कंपनी को इस पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करना चाहिए ताकि कंपनी की ग्रोथ हो, तो वहां पर भी वो बता सकती हैं कि आप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बेसिकली अपना इनपुट लगाओ तो आपको यहाँ पर ज्यादा बेटर ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द शेयर होल्डर्स का काम क्या है, शेयर होल्डर्स का काम है कि वो कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करे, वहां से उनके शेयर्स खरीदे और इन रिटर्न जो उनका कैपिटल रेज हो वो अपने प्रॉफिट मिले। तो वो चाहेंगे ही कि वो ऐसे बेसिकली ऐसी कंपनी, ऐसे बिजनेस में वहां पर शेयर्स कर ले जहां पर उनको लगता है कि हाँ ये आगे वाले टाइम में जाके कुछ ग्रो करेगी। तो बेसिकली वो लोग क्या करेंगे कि वो जो सर्टेन इश्यूज होंगे जिनमें कहां पर कंपनी कहीं गलती कर रही है, वो उनको इस मीटिंग्स के थ्रू पता चलेगा और उनमें वो अपना इनपुट दे सकते हैं कि कैसे कैसे कंपनी अपने को उस एस्पेक्ट में ग्रो करवा सकती है। ठीक है, अब एज पर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 वाला है, उसके सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग एवरी कंपनी अदर देन वन पर्सन कंपनी, जो कि सोल प्रोप्राइटर भी मैंने बताया था, तो अगर किसी एक पर्सन की कंपनी है उसको हटाकर हर कंपनी में एक जनरल मीटिंग होनी ही चाहिए और हर साल ये मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज लिखी है कि एवरी कंपनी अदर देन वन पर्सन कंपनी मस्ट होल्ड अ जनरल मीटिंग इन ईच ईयर अपार्ट फ्रॉम अदर मीटिंग एज एनुअल जनरल मीटिंग। तो बाकी आपकी जो मीटिंग हो रही है नॉर्मल, वो तो होनी है, उसके साथ आपको ईयरली बेसिस पे हर साल आपको एक एनुअल जनरल मीटिंग भी करवानी चाहिए, जहां पर कंपनीज के क्या इशू है, कंपनी को किस एस्पेक्ट में वर्क करने की जरूरत है, ये सारी चीजों की बात होनी चाहिए। ठीक है, द AGM must be held within 6 months from the closing date of the financial year। और जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके 6 मंथ के अंदर अंदर आपको ये एनुअल जनरल मीटिंग बेसिकली शेड्यूल या हेल्ड करवाने की जरूरत है। ठीक है,
A notice of 21 days has to be sent to all the members. तो जो भी मेरे members हैं जिनको मीटिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा उनको 21 डेज के अंदर अंदर एक नोटिस भेजा जाएगा. Every company apart from one person company OPC must have to hold in addition to other meetings by giving a notice about the meeting not more than 15 months in between the date of AGM to the next. और यहाँ पर बेसिकली उनको जो भी नोटिस मिली होगी उसका बेसिकली उनको अप्रूवल देना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा. A company may hold its first AGM within the period of 9 months from the closing of its first financial year. Otherwise, in other cases within period of 6 months. तो बेसिकली अगर कंपनी चाहे तो वो अपनी जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग जो अपनी पहली वाली है उसको 9 महीने के लिए होल्ड कर सकती है. लेकिन अगर कोई और केस है तो उस केस में क्या है कि उस केस में सिर्फ 6 मंथ तक आप वो मीटिंग को रोक सकते हो, इससे ज्यादा आप उसको होल्ड पे नहीं रख सकते. ठीक है. उसके बाद है सेक्शन 96(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एज पर अबव इफ अ कंपनी होल्ड इट्स मीटिंग देन इट हैज नो नीड टू कॉल एन एजीएम इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. तो अगर इसके हिसाब से क्या है कि अगर एक कंपनी ने अपनी मीटिंग को होल्ड पे लगा रखा है तो वहां पर आपको एजीएम बेसिकली कंडक्ट या हेल्ड करवाने की जरूरत नहीं है जिस ईयर में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है. ठीक है. और नेक्स्ट ईयर से आप अपना जो भी एनुअल जनरल मीटिंग है आप वहां पर उसको शेड्यूल करवा सकते हो. ठीक. तो ये मेरा मीटिंग का कॉन्सेप्ट था पूरा कि कैसे कैसे जनरल मीटिंग की क्या क्राइटेरिया है और क्यों ये होनी चाहिए. नेक्स्ट है मेरा कि अब जो मीटिंग हो रही है एजीएम में, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग जो हो रही है वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल कैसे होगा तो वो देखते हैं. So according to section 192(2) at every AGM, board of directors of the company shall lay before the meeting financial statement for the financial year. तो जैसे मैंने बताया भी था कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स का काम क्या होता है, कंपनी को बेसिकली मैनेज करना, कंपनी का जो भी बिजनेस है उसको मैनेज करना, बेसिकली मैनेजमेंट का काम होता है. तो यहाँ पर अब जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी का है, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसका बेसिकली पूरा फाइनेंशियल ईयर बेसिकली बनाकर इस मीटिंग में वो शो करें, उसको प्रेजेंट करें. ठीक है. Moreover, section 192(3) says where the company has one or more subsidiaries, then they have to prepare, in addition to the statement under section 192(2), a consolidated financial statement and of all the subsidiaries in the same format and also present before the AGM of the company with the prescribed statement under section 192(2). तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर किसी कंपनी के अंदर एक या एक से ज्यादा सब्साइडरीज हैं तो उस केस में आपको ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देना ही है, साथ ही साथ आपको सारे सब्साइडरीज का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है उसी फॉर्मेट में जिसमें आप पहले वाले का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो, मतलब कंपनी का. ठीक है. उसके बाद है कि आप बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट एजीएम, कि क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट हो सकता है इन एनुअल जनरल मीटिंग में. तो देखते हैं. As per section 102(2) of the Companies Act 2013, the following businesses may be transacted during AGM. कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट हो सकते हैं. सबसे पहला है मेरा ऑर्डिनरी बिजनेस, मतलब जो नॉर्मल बिजनेस होता है तो वो आप एजीएम में ट्रांजैक्ट करवा सकते हो. ठीक है. इसमें क्या आ गया ऑर्डिनरी बिजनेस में. ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर. तो इस बिजनेस के अंदर आपको एजीएम के अंदर इन सारी चीजों को दिखाना पड़ेगा, बेसिकली शो करना पड़ेगा, जहां पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर करोगे, साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे और जो ऑडिटर्स होंगे, अभी हम लोग आगे देखेंगे ऑडिटर क्या है, उनकी पूरी रिपोर्ट्स आप प्रेजेंट करोगे, साथ ही साथ डिक्लेरेशन एक प्रेजेंट करोगे, अपॉइंटमेंट कैसे हुआ डायरेक्टर का वो आप प्रेजेंट करोगे, साथ ही साथ अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स. तो बेसिकली ऑडिटर और डायरेक्टर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर इस एजीएम में मेंशन करोगे. ठीक है. साथ ही साथ आप स्पेशल बिजनेस में भी यहाँ पर ट्रांजैक्ट करवा सकते हो. सो अपार्ट फ्रॉम अबव बिजनेसेस जो बताए गए, द रेस्ट आर डीम्ड टू बी अ स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्टेड ड्यूरिंग द एजीएम. तो बेसिकली आप एजीएम के अंदर इन सारे टॉपिक्स को तो आप रख ही सकते हो, साथ ही साथ इसके अलावा जो स्पेशल बेसिकली जो ऊपर नहीं बताए गए हैं जो चीजें, उसके अलावा बाकी चीजें भी आप यहाँ पर स्पेशल बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्ट करवा सकते हो एजीएम के अंदर. ठीक है.
उसके बाद है डिफॉल्टिंग इन होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। तो जैसे मैंने बताया था कि एजीएम को आप होल्ड करवा सकते हो, उसका एक क्राइटेरिया होता है, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि इफ अ कंपनी नॉट होल्डिंग एन एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग as per section 96 or not complying with any direction of the central government, then the company and its every officer come in the category under section 99 of the Company Act 2013 and punishable with fine which may extend to rupees 100,000 and in case of continuing default it may exceed to 5,000 for every day। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है कि नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर जो भी कंपनीज हैं वो अपना जो काम कर रही हैं या जो भी उनका बेसिकली जो भी उनके अंदर फंक्शनैलिटी चल रही है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है कि उनको जो भी प्रोविजन कंपनी एक्ट के अंदर मेंशन है वो उनको वो प्रोविजंस तो मानने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि एक कंपनी जो है वो जो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग है अगर वो सेक्शन 96 जो है मेरे कंपनीज एक्ट का उसके अकॉर्डिंग नहीं होल्ड कर रही है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डायरेक्शन नहीं मान रही है तो उस केस में उसको माना जाएगा कि वो यहाँ पर बेसिकली नहीं मान रही है उनका डायरेक्शन जो भी यहाँ पर कंपनीज एक्ट में लिखा है और वहां पर उनको फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है, Further, Section 97 of the Companies Act 2013 provides for the power of tribunal to call AGM if the company fails to hold annual general meeting। और बहुत से ऐसे केसेस में सेक्शन 97 में भी बताया गया है कि अगर यहाँ पर ट्राइब्यूनल की पावर दी गई है, तो जैसे हमारा आईटी वाला एक्ट तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वहां पर भी ट्राइब्यूनल का बेसिकली प्रोविजन रखा गया था, तो कंपनीज एक्ट के अंदर भी ट्राइब्यूनल की पावर दी गई है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग को खुद ही से कॉल कर सकते हैं अगर कोई कंपनी नहीं करवा पा रही है एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, उसके बाद है एक्सटेंशन फॉर होल्डिंग एजीएम। सो द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, जिसको हम आरओसी बोल रहे हैं, मे एक्सटेंड द पीरियड विद इन विच द एजीएम नॉट बीइंग द फर्स्ट एजीएम शैल बी हेल्ड नॉट एक्सीडिंग 3 months। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी एनुअल जनरल मीटिंग है, अब ये मीटिंग आपकी फर्स्ट मीटिंग नहीं होनी चाहिए, सेकेंड थर्ड भी हो सकती है, तो कोई भी आपकी मीटिंग हो आप उसको सिर्फ 3 months तक ही एक्सीड कर सकते हो। 3 months के अंदर अंदर या 3 months से ज्यादा उसको एक्सीड नहीं कर सकते हो। 3 महीने के अंदर तक आपको वो मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग करवानी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है there is no provision for extension of first AGM but in other cases it can be extended for period of 3 months by the ROC। तो बेसिकली जो फर्स्ट एजीएम है या फिर जो आपकी कंपनी बेसिकली सपोज करो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आज, ठीक है, तो इसके 1 साल के अंदर अंदर आपको पहला एनुअल जनरल मीटिंग तो करवाना ही करवाना पड़ेगा, वहां पर आपको 3 months की एक्सटेंशन नहीं मिलती है। लेकिन बाकी सभी केस में आपको 3 months का बेसिकली यहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाता है कि आप 3 महीने के अंदर आप अपने बेसिकली ये जो मीटिंग्स हैं ये करवा सकते हो। ठीक है, However, if such first AGM is not held, NCLT can order holding of general meeting under section 97 of the Act। और यहाँ पर जो भी NCLT है वो यहाँ पर जनरल मीटिंग को बेसिकली होल्ड करवा सकते हैं, जैसे हमने पीछे भी देखा था ट्राइब्यूनल के थ्रू भी। ठीक है, उसके बाद है अब यहाँ पर मेरा मीटिंग वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आता है मेरी प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी कि कंपनी के अंदर प्रोसीडिंग्स कैसे होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड एट एनी जनरल मीटिंग unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to the business। तो मैंने आप लोग को पार्लियामेंट में भी बताया था कि quorum मेंटेन होता है जहां पर 1/10 था। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी बिजनेस को ट्रांजैक्ट नहीं करवा सकते। बिजनेस मैंने बता दिया था कि ऑर्डिनरी बिजनेस होगा या फिर स्पेशल बिजनेस होगा, जो भी बिजनेस होगा इन जनरल मीटिंग्स के अंदर आप पर्टिकुलर बिजनेस को ट्रांजैक्ट नहीं करवा सकते हो। क्यों नहीं करवा सकते हो? तब तक नहीं करवा सकते जब तक आपकी कंपनी का कोरम मेंटेन ना हो पाए। ठीक है, कोरम का मतलब मैंने बताया था कि कम से कम 1/10, अगर पार्लियामेंट का एग्जांपल लूं तो 1/10 मेंबर आपके टोटल जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसमें से 1/10 मेंबर आपके अगर हाउस में प्रेजेंट हैं तो उस केस में कोरम मेंटेन होता है। सिमिलरली कंपनी की बात करूं तो कंपनी के अंदर भी जो कोरम है वो मेंटेन होना चाहिए। जिस टाइम पे ये बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जा रहा है जनरल मीटिंग में, अगर ये कोरम नहीं मेंटेन होता है तो उस टाइम पे आप ये बिजनेस नहीं ट्रांजैक्ट करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा द चेयरपर्सन इफ एनी ऑफ द बोर्ड शैल प्रिसाइड एज चेयरपर्सन एट एवरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर बेसिकली जो चेयरपर्सन है जो बेसिकली एक बोर्ड का होगा, अगर होगा या फिर आपकी कंपनी में नहीं होगा, अगर चेयरपर्सन है तो उस केस में चेयरपर्सन को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा इन मीटिंग्स में। ठीक है,
और हर एक जनरल मीटिंग में। उसके बाद है नेक्स्ट, इफ देयर इज नो सच चेयरपर्सन, तो ये तो हो गया कि अगर आपका चेयरपर्सन है तो उसको इन मीटिंग में प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी में चेयरपर्सन नहीं है तो उस केस में क्या होगा, और if he is not present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting or is unwilling to act as chairperson of the meeting, the director present shall elect one of their members to be chairperson of the meeting। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई चेयरपर्सन नहीं है या फिर जो चेयरपर्सन है आपकी कंपनी का वो प्रेजेंट नहीं है, बेसिकली जिस डेट पे मीटिंग है, जिस टाइम में मीटिंग शेड्यूल की गई है, तो उस टाइम के 15 मिनट तक अगर वो चेयरपर्सन नहीं आता है या फिर वो चेयरपर्सन नहीं चाह रहा है कि वो मीटिंग को बेसिकली एज ए चेयरपर्सन लीड करे, तो उस केस में क्या होगा, जो डायरेक्टर्स होंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने बताए थे, उनमें से कोई अपने को उनमें से सब लोग अपने अप्रूवल के थ्रू एक पर्सन को इलेक्ट करेंगे एज अ चेयरपर्सन। तो ये वो भी केस हो सकता है कि अगर आपकी कंपनी में नहीं है कोई चेयरपर्सन तो उस केस में भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये अपने लोगों में से ही किसी एक पर्सन को एज अ चेयरपर्सन इलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है कि इफ एट एनी मीटिंग नो डायरेक्टर इज विलिंग टू एक्ट एज चेयरपर्सन और इफ नो डायरेक्टर इज प्रेजेंट within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be chairperson of the meeting। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर आपकी कंपनी में चेयरपर्सन है तो उस चेयरपर्सन को सारी बेसिकली कंपनी में प्रेजेंट, इन मीटिंग्स में प्रेजेंट होना पड़ेगा। दूसरा केस क्या आ गया, दूसरा केस आ गया कि आपकी कंपनी में चेयरपर्सन नहीं है या फिर कंपनी का जो चेयरपर्सन है वो प्रेजेंट नहीं है। क्यों, कैसे प्रेजेंट नहीं है, 15 मिनट हो गए और कंपनी को जो टाइम मिला था मीटिंग का उसके 15 मिनट तक अगर चेयरपर्सन नहीं आता है तो वो हो गया दूसरा केस। या फिर जो चेयरपर्सन है वो नहीं तैयार है एज अ चेयरपर्सन एक्ट करने के लिए, तो उस केस में हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने में से किसी एक को इलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तीसरा केस हो गया कि जो डायरेक्टर्स हैं उनमें से भी कोई नहीं चाह रहा है कि वो एज अ चेयरपर्सन बने या फिर जो डायरेक्टर्स हैं वो 15 मिनट तक आए ही नहीं मीटिंग में, तो उस केस में जो भी मेंबर्स होंगे वहां पर प्रेजेंट वो अपने में से किसी एक पर्सन को चूज करके चेयरपर्सन बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे कंपनी में जो मीटिंग्स होती हैं कैसे कैसे उसको प्रोसीड करते हैं और कैसे एज अ चेयरपर्सन आप काम कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।